नमस्कार दोस्तों। उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील कुमार। प्यारे दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के लिए हमने विशेष सीरीज चला रखी है जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। पॉलिटी की आपको वीडियो अलग मिल जाएंगी, हिस्ट्री की वीडियो की प्लेलिस्ट एकदम अलग मिल जाएगी दोस्तों। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एकदम कैसे शुरुआत से दोस्तों मैंने उसको बताया है, आपके यूरोपियन के आगमन से लेकर दोस्तों, और आपके आप देख सकते हैं कि मैं आधुनिक भारत में अभी नेशनल मूवमेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो सारी की सारी जो प्ले लिस्ट है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं और देखकर अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। पॉलिटी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप देखेंगे कि इकोनॉमी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों केवल हरियाणा पीसीएस के लिए काम नहीं आएगा, जितने भी अदर पीसीएस हैं या फिर यूपीएससी का एग्जाम है या आरओ का एग्जाम है उत्तर प्रदेश में, जो कि बड़ी भर्ती है, सभी में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। क्योंकि हम केवल फैक्ट पर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था कि जो आपका उग्रवादी आंदोलन था, यानी कि आपके देखेंगे कि 1905 से लेकर 1919 तक दोस्तों, उसमें जो उग्रवादी आंदोलन हुआ है उस पर हम बात कर रहे थे। तो उग्रवादियों का क्या दोस्तों योगदान रहा, उनके क्या प्रोग्राम थे, उनका मेथड क्या था, और आप देखेंगे उनकी फिर सीमाएं क्या थी रही। तो दोस्तों इस पर हमने बात किया था और आज हम देखने वाले हैं दूसरे उसी फेज में, जो आप देख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन, ठीक है, जो कि किस में होता है, आपका उग्रवादी फेज में होता है। ठीक है, 1905 से लेकर 1919 तक का जो फेज है वो उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। बंगाल का विभाजन दोस्तों, इसको हम देखने वाले हैं। ये भी बड़ा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। बंगाल के विभाजन में दोस्तों पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, आखिर इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, कारण बताते हैं कि जो कारण दो प्रकार के हैं दोस्तों। देखो, एक तो है सरकारी के इसका तर्क या फिर आधिकारिक तर्क, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का तर्क क्या है। ठीक है, दूसरा वास्तविक मंशा, जेन्युइन जो मैं कह सकते हैं इंटेंशन क्या थी, जेन्युइन रीज़न क्या था दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक तो हम इनको देखने वाले हैं कारण को, तो देख लीजिए परिणाम क्या हुआ है दोस्तों। जब ये आंदोलन हुआ है तो देख लो, बंगाल विभाजन की वजह से क्या हुआ दोस्तों, इसका परिणाम के रूप में देख सकते हैं कि भाई आपका एक तो स्वदेशी आंदोलन हुआ, और कांग्रेस का दोस्तों इसकी वजह से ही कांग्रेस में का सूरत विभाजन हो गया, कांग्रेस दो भागों में बट जाती है। तो मैंने बताया बंगाल विभाजन के दो परिणाम हुए, एक तो स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो जाता है और दूसरा कांग्रेस का सूरत में दोस्तों विभाजन। ठीक है, सूरत स्प्लिट, इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं दोस्तों इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, इस पर हम बात करेंगे, बैकग्राउंड क्या रहा है। तो बंगाल अगर देखें दोस्तों, तो आप देखेंगे बंगाल में जो लड़ाई हुई, ठीक है, तो रही हुई है आपके देखेंगे यहाँ पर बक्सर की लड़ाई, और एक हुई है प्लासी का युद्ध दोस्तों। प्लासी यहाँ पर जो बंगाल नहीं, ये प्लासी लिखा हुआ है। प्लासी की लड़ाई हुई दोस्तों, जो कि बंगाल में हुई थी, आपको पता है 1757 में, और 1764 में दोस्तों बक्सर की लड़ाई होती है। ठीक है, ये बैकग्राउंड है। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो बंगाल जो है आप देखेंगे, जो बंगाल है वो दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखो, ये मैप है दोस्तों और यहाँ पर ये बंगाल है, और ये बंगाल यहीं पर हुए दोस्तों दो आपके युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर है दोस्तों, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव जो पड़ी यहीं से पड़ी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने आधुनिक जो चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, उसको यहाँ पर लागू किया। यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म भी हुए, ठीक है, यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे विकास भी किए यहाँ पर दोस्तों। तो आप देखेंगे कि इसका थोड़ा फायदा मिला। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, बंगाल ब्रिटिश सत्ता का केंद्र रहा, ठीक है, और प्रशासनिक ढांचा का विकास हो गया, यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था का विकास हुआ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1773 में कलकत्ता, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यहाँ पर शिक्षा का संचार हो गया दोस्तों, यहाँ पर मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों, जब ये मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो कि एक शिक्षित वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था दोस्तों, इसकी वजह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत बंगाल से होती है, और बहुत सारी राजनीतिक संस्थाओं की शुरुआत बंगाल से होती है। और इसका मतलब दोस्तों, बंगाल के लोग सबसे पहले राजनीतिक रूप से जागरूक हुए, और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चेतना का उदय का जो केंद्र सेंटर बना, सबसे ज्यादा नेशनलिटी की जो भावना आई सबसे पहले कहाँ पर आई, तो वो प्यारे दोस्तों आई बंगाल से।
अब राष्ट्रवाद की भावना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वो थे, तो वहां पर प्यारे दोस्तों इस राष्ट्रीय चेतना को ब्रेक करना चाहते थे कौन? ब्रिटिशर्स। यही नहीं बच रही थी। तो हम देखेंगे दोस्तों इसके संदर्भ में, चलिए फैक्ट पर बात करते हैं। हाँ, फैक्ट साइंस से जुड़े हुए पहले हम बात कर लेते हैं। एक तो दोस्तों 3 दिसंबर 1903 की बात है। बंगाल विभाजन की योजना को प्रकाशित किया गया था कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। ये केवल योजना थी, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को दोस्तों बंगाल विभाजन की औपचारिक ऑफिशियल देख सकते हैं आप, फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल का। और 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों ये बंगाल विभाजन के जो आपका जो मुद्दा था या जो इशू था, जो घोषणा थी, उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। अब इस दिन दोस्तों ये इवेंट होती है बंगाल का विभाजन। अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, मैंने ये बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आपको डायग्राम के माध्यम से, और ये समझ में भी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। दोस्तों बंगाल का विभाजन देखेंगे तो ये बंगाल है दोस्तों, ठीक है। इसको आप समझने का प्रयास करो। ये देखो आप बंगाल है, और ये बीच में देख रहे हैं आप इस प्रकार से, तो ये आपका हो गया ईस्ट बंगाल, ठीक है। और ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया। कैसे बांटा, इसको भी बहुत ही चतुराई से इन्होंने ये काम किया है दोस्तों। पश्चिम बंगाल जो था, जो अभी आप वर्तमान में जो देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पूर्वी हिस्सा आज बांग्लादेश बन गया है दोस्तों। जो पश्चिम बंगाल था वो उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस टाइम पे शामिल थे, ठीक है। लगभग 4.5 लोग करोड़ लोग इसमें रहते थे, और ये हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर हिंदू बहुल थे, आज भी यहाँ पर देखेंगे कि तो हिंदू की संख्या आज भी ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों बंगाली भाषा को दोस्तों अल्पसंख्यक बनाया गया, अर्थात मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हिंदू बहुल है ये क्षेत्र। और इस तरफ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ढाका इसकी राजधानी है। इसमें चटगांव हो गया पूर्वी बंगाल में चटगांव आता था, ठीक है, ढाका आता था। इसमें इसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास थी। मुस्लिम क्षेत्र था दोस्तों यहाँ पर, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ हिंदुओं को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बनाया गया। आप ध्यान से देखेंगे बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया गया कि पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में हिंदुओं को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया, माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी। तो ये एक कारण इन्होंने, मतलब ये क्या चाहते हैं कि बंगाल में जो यूनिटी देखने को मिलती है, जो नेशनलिटी देखने को मिलती है, ये उसको तोड़ना चाहते हैं। नेशनल मूवमेंट की जो आग वहां से उबल रही है, ये उसको दबाना चाहते थे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये है लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। तो ये हम देख सकें। अब बात आती है कि भाई विवाद की बात करें, तो मैंने बताया भाई बंगाल वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पर बंगाली भाषा थी, ठीक है। और बंगाल आप देखेंगे उड़ीसा बिहार वहाँ पर गैर बंगाली चलती थी। तो एक खुद वेस्ट बंगाल में भी दोस्तों इन्होंने विवाद का कारण स्टार्ट कर दिया, देखेंगे। तो मैंने बताया बंगाल, जो बंगाल वाला क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल में जो बंगाल वाला क्षेत्र था, वहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती थी। उड़ीसा और जो बिहार वाला था उस पर गैर बंगाली भाषा बोली थी। तो यहाँ पर भी आपस में लड़े, इस प्रकार से इन्होंने दोस्तों विभाजन किया। और विभाजन के आधार क्या बताया दोस्तों, देखेंगे विभाजन के 2 आधार बताए दोस्तों इन्होंने, ठीक है। क्या आधार थे, बेस क्या थे? एक तो बताया कि भाई भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल बनाया गया, और धर्म के आधार पर पूर्वी बंगाल का क्या कर दिया गया, विभाजन किया गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। विभाजन का कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, क्यों हुआ, तो ये 2 तर्क देते हैं भाई। एक बोलते हैं, एक सरकारी तर्क है जिसको बोलते हैं औपचारिक तर्क भी बोल देते हैं। औपचारिक उद्देश्य क्या है, सरकारी तर्क क्या था? कर्जन बताता है कि भाई बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, और प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल का विभाजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमसे प्रशासन होता नहीं, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, इनका एक तर्क है। यानी कि दोस्तों ये बताते हैं कि भौगोलिक विस्तार और आबादी जो विशाल है दोस्तों, उसके कारण प्रशासनिक अव्यवस्था फैल रही है, हिंसा और लूटपाट बढ़ रही है। अतः बंगाली प्रशासनिक कार्यकुशलता को स्थापित करने के लिए बंगाल का विभाजन करना जरूरी है, और ये आपके हित में है, ऐसा बोलते हैं अंग्रेज। ये अंग्रेजों का तर्क है। और दोस्तों आप देख सकते हैं पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों का विकास, और ढाका ढाका को दोस्तों महान मुस्लिम संस्कृति का केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
ये वैसा बोलते हैं कि पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिमों का एक इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम बहुल लोग हैं, तो मुस्लिमों का विकास होगा इससे, और ढाका महान मुस्लिम के संस्कृति का केंद्र के रूप में हम इसको स्थापित करेंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फूट डालो राज करो, तुष्टीकरण की नीति मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यह दोस्तों बंगाल का प्रथम विभाजन नहीं था। इससे पहले भी असम से बंगाल को अलग किया गया था। इनका ये मानना है कि भैया ये ऐसा पहले थोड़ी हुआ, इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि असम को बंगाल, पहले असम जो था वो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। तो हम इस आधार पर कर रहे हैं, तो प्रशासनिक ये इनका तर्क है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये तो इनका तर्क है, लेकिन रियल में क्या है आप देख सकते हैं दोस्तों। उस टाइम पे अगर कई बार पूछ लेता है कि भाई कर्जर जो थे वो वायसराय थे, ठीक है, और फ्रेजर जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे, रिस्ले भी बंगाल के जो थे वो गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी थे, तो ये थोड़ा सा याद रखना। बट ये तो वास्तविक मंशा थोड़ी है, वास्तविक कारण तो इसके पीछे कुछ और ही था प्यारे दोस्तों। विभाजन के पीछे जो वास्तविक कारण था उसको आप जानकर हैरान रहेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इसके पीछे, ठीक है। इसके पीछे इनको इसको प्रोत्साहन देने के लिए दोस्तों हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव पैदा करके आपस में लड़ाना चाहते थे दोस्तों। ये जैसे पूर्वी बंगाल में धर्म के आधार पर हिंदुओं को क्या बना दिया है आपने, अल्पसंख्यक बना दिया है, ताकि पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम है, मुस्लिमों को दोस्तों अपना समर्थक बनाया जा सके। वहाँ के जो पूर्वी बंगाल के लोग जो मुस्लिम हैं उनको अपने सपोर्ट में लाया जा सके, ठीक है। और दोस्तों जो मेन कारण था वो क्या था, भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना, नेशनलिज्म की जो भावना डेवलप हो रही है उसको कमजोर करना, उसको तोड़ना। इनका मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों, देख सकते हैं, इनका मूल उद्देश्य था बंगाल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। वहां पर अधिकांश राजनीतिक संगठनों का दोस्तों स्थापना संचालन यहीं से हो रहा था। राष्ट्रवाद का तेजी से उभार हो रहा था, यहाँ से देख सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था, रियल बात यही है दोस्तों। इसका परिणाम दोस्तों रिस्ले ने कहा था, इसका हम प्रमाण देख सकते हैं, जो रिस्ले ने कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत है। रिस्ले ने कहा था कि अविभाजित बंगाल हमारे लिए बहुत बड़ी, यानी कि वो अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी ताकत है, और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए वो बड़ी हर्डल है। तो आप इसके संदर्भ में इनकी वास्तविक मंशा को भी समझ सकते हैं। आप देखेंगे मूल बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा जो थे, बंगाली भाषा जो, यानी कि पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, या जो मूल बंगाल का वो था, तो उसमें जो बंगला भाषा आबादी दोस्तों वो कम करने के लिए गैर बंगाली भाषी जो समूह है, बिहार, उड़ीसा, उनसे लड़ाना चाहा इन्होंने, ठीक है। यानी कि खुद वेस्ट बंगाल के हिस्से में भी, इसमें भी दोस्तों, इसमें भी इन्होंने क्या किया, आपस में विभाजन है इस प्रकार से क्या कि यहाँ पर ये आपस में भाषा के आधार पर लड़े, ठीक है। और तो और दोस्तों देखेंगे बंगाल में मध्यम शिक्षित वर्ग की राजनीतिक गतिविधियों को दोस्तों कमजोर करना, ठीक है, ये भी एक कारण रहा। बट इसका रिजल्ट क्या रहा, ये हमने सारे के सारे कारण देखे, अब हम देखने वाले हैं इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। इसके लिए स्वदेशी मतलब स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। दोस्तों विभाजन के बाद भारत देख सकते हैं, ठीक है, विभाजन के बाद पीछे अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उन्होंने राष्ट्रवाद के सम्मुख दोस्तों चुनौती प्रस्तुत कर दी, ठीक है। भारत के जो देशवासी थे उन्होंने चुनौती के रूप में देखा, और दोस्तों उन्होंने बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मेनली कौन लीड कर रहा है, कांग्रेस का कह सकते हैं आप लीड कर रहा है। मेन लीड में था उग्रवादी जो आ गया था, ठीक है, तो उग्रवादी मेन लीड में आ गया था। कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद क्या थे दोस्तों उस टाइम पे इसको लेकर, तो देख सकते हैं स्वदेशी के मुद्दे और आंदोलनों के तरीके को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य मतभेद बढ़ता रहा, और 1907 में दोस्तों इसका ही परिणाम रहा कि सूरत का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो वर्गों में बट गई, उग्रवादी और उदारवादी। तो आप देख सकते हैं आगे सूरत का विभाजन को रोकने के लिए दोस्तों आप देखें, रोकने का क्रम दूसरा था, ठीक है। तो ये व्याख्या करना है, ये तो मेंस का क्वेश्चन है। अब बात आती है कि दोस्तों स्वदेशी आंदोलन क्या है, इस पर हम बात करें तो एक बड़ा आंदोलन है और इसके बारे में हमें देखना चाहिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका आप समझ रहे होंगे कि दोस्तों मैं किस तरीके से आपको डिस्क्राइब करता हूँ। एकदम पहले हम टॉपिक को देखते हैं, तो पहले हम इसका कारण देखेंगे, कार्यक्रम देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, कार्य पद्धति
सामाजिक आधार क्या रहा है, प्रसार क्या रहा है और उनका मूल्यांकन, योगदान और सीमाएं देखेंगे। दैट मीन्स रीजन, प्रोग्राम, पर्पस, मेथोडोलॉजी, सोशल बेस, स्प्रेडिंग, असेसमेंट। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशंस को हम देखने वाले हैं किसकी, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन देख सकते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसका मेन कारण क्या है, ये स्वदेशी आंदोलन, यानी कि बंगाल का विभाजन किया तो स्वदेशी आंदोलन हमने स्टार्ट कर दिया। कार्यक्रम क्या है दोस्तों, तो कार्यक्रम आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इनके जो कार्यक्रम थे, इनको आप कह सकते हैं ये विध्वंसात्मक कौन से थे, डिस्ट्रक्टिव कार्यक्रम कौन से थे, एक प्रकार के कह सकते हो। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव कार्यक्रम को भी दो प्रकार में बांट सकते हो, एक तो है विध्वंसात्मक, एक है आपके रचनात्मक। तो विध्वंसात्मक का मतलब क्या है कि भाई आप, यानी कि क्रिएट, एक प्रकार से डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इनके क्या थे, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, अंत कर दो। ठीक है, सरकारी स्कूलों को छोड़ दो भाई, कार्यालयों, आंदोलन यानी कि अदालतों का बहिष्कार करो, सरकारी उपाधियों का बहिष्कार कर दो। तो ये क्या है, एक प्रकार से विध्वंसात्मक है। ठीक है, इनको छोड़ना है। और रचनात्मक कार्य में क्या करना है दोस्तों, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो आप, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी भारतीय जो स्कूल हैं, भारतीय जो आपके कॉलेज हैं, उनमें जाओ, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय जो शिक्षा है उस पर बढ़ावा दो, राष्ट्रीय पंचांग का उपयोग करो, राष्ट्रीय उद्योगों पर बल देना। साथ ही साथ दोस्तों रचनात्मक कार्यों पर बल देकर सामाजिक सुधार, जैसे दहेज प्रथा का, बाल विवाह के खिलाफ दोस्तों इन्होंने भी कदम उठाए। अब बात आती है कि भी इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये क्या चाहते हैं, तो इनका राष्ट्र का निर्माण करना इनका प्राथमिक उद्देश्य था, जो कि एक सकारात्मक उद्देश्य है, राष्ट्र का निर्माण करना। इनका दूसरा उद्देश्य दोस्तों औपचारिक, देख सकते हैं उद्देश्य, औपचारिक व्यवस्था और मानसिकता का अंत करना है, जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसका अंत करना। कार्य पद्धति क्या थी जी इनकी, इनका मेथड क्या है, वर्क मेथड बोल सकते हैं या मेथोडोलॉजी, ये समितियों के माध्यम से दोस्तों जन संगठन चलाते थे, समिति बनाते थे, हड़तालों का आयोजन करते थे। 12 साल में दोस्तों कलकत्ता में अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधन समिति का गठन किया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि स्वदेश बंधन समिति किसने बनाई थी। ठीक है, तो अश्वनी कुमार दत्त ने बनाई थी। इसी प्रकार दोस्तों धार्मिक प्रतीकों को देख सकते हैं, प्रतीकों में नारों का इस्तेमाल किया इन्होंने दोस्तों, धार्मिक प्रतीकों का और नारों का इस्तेमाल किया, जनता को एकजुट करने के लिए, जैसे धार्मिक उत्सव का उपयोग किया। ठीक है, लोक नाटक मंचों का माध्यम से इन्होंने उपयोग किया, रक्षाबंधन, स्नान, गंगा स्नान दोस्तों, शिवाजी और गणेश महोत्सव का इन्होंने आयोजन किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके आंदोलन में शामिल हो सकें। ठीक है, और देख सकते हैं आप दोस्तों इसी प्रकार के आयोजन देखेंगे। वंदे मातरम का नारा दिया इन्होंने, वंदे मातरम का नारा दिया, इसके माध्यम से लोगों को दोस्तों इन्होंने संगठित किया। बहिष्कार की बात कर ले दोस्तों, तो बहिष्कार का सुझाव जो दिया था वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था दोस्तों। उनकी पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी, उसमें बोला था कि भाई बहिष्कार, बाइकआउट हमें करना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट दिया पहली बार। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, जैसे मान लो हितवादी थी दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, हितवादी। तो द्विजेंद्र नाथ टैगोर हो गया, संजीवनी के मित्रा भी मैंने बताया, बंगाली जो थे, बंगाली जो पत्रिका थी वो SS बनर्जी ने निकाली। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आपके देख सकते हैं कृष्ण कुमार मित्र थे। प्रसार करें दोस्तों आंदोलन का, तो स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के जो टाउन हॉल था वहां से हो गई थी, जिसमें बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। चलिए, ये तो कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये कांग्रेस से जुड़े हुए, यानी कि जो आपके घोषणाएं जो की गई थी उस टाइम पर हम बात करें। 16 अक्टूबर को दोस्तों इसको लागू किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को इस दिन दोस्तों लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया, 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाया था, और लोगों ने गंगा स्नान किया, एकता प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे को दोस्तों राखी बांधी थी। ठीक है, और इस आंदोलन में आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से वो उन्होंने फंड भी जुटाया था, आपस में लोगों ने फंड जुटाया था। ठीक है, एक दूसरे को राखी बांधी। देखिए श्री देवेंद्र नाथ टैगोर। अब आप देखेंगे बंगाल में कौन कौन थे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर जो नेता थे, मैं लीड कर रहे थे, तो देख सकते हैं अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, कृष्ण कुमार मित्र, SN बनर्जी, ये मैन लीड कर रहे थे, है ना, बंगाल से। महाराष्ट्र से कौन लीड कर रहा है इस आंदोलन को, तो पुणे बॉम्बे में तिलक कर रहे थे। मद्रास में नेतृत्व कौन कर रहा है, तो देख लेंगे चिदम्बरम पिल्लई कर रहे थे, सुब्रमण्यम शिवा कर रहे थे। ठीक है, दिल्ली में नेतृत्व सैयद
हैदर राजा कर रहे थे। ठीक है, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे वो कर रहे थे। संयुक्त प्रांत जो यानी कि जिसको आप अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर मोतीलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे। तो ये कई बार लीडर से भी पूछ ली जाती है प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इनका सामाजिक आधार, सोशल बेस कैसा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आंदोलन पहली बार स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से गांव गांव में, शहरी क्षेत्रों में दोस्तों फैल गया। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नव युवक और महिलाएं भी शामिल हुई दोस्तों। महिला पहली बार मिलकर इसमें जुलूस पर निकली थी दोस्तों, शामिल हुई थी। ठीक है, विद्यार्थी देख सकते हैं, कॉलेज के आप देख सकते हैं शिक्षकों ने दोस्तों सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया था। ठीक है, विद्यार्थी भी शामिल हुए, छोटे व्यापारी, दुकानदार, मजदूर वर्ग भी शामिल हुए, जमींदार, शहरी और देख सकते हैं निम्न मध्यम वर्ग भी इसमें शामिल हो गया। यानी कि सोशल बेस बहुत अच्छा रहा है इसका। ठीक है, पूर्वी बंगाल के दोस्तों आप देख सकते हैं, जो पूर्वी बंगाल था वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, तो मुस्लिम समुदाय की भी दोस्तों इसमें भागीदारी क्या है, नहीं रही है। अधिकांश आप देख सकते हैं कि उच्च और मध्यम वर्ग के मुस्लिम इससे दूर रहे थे वहाँ पर, लेकिन जो निम्न वर्ग के मुस्लिम थे वो जरूर जुड़े थे। ठीक है, तो नेता इससे दूर रहे, यहाँ तक कि दोस्तों ढाका के आप देख सकते हैं सलीमुल्ला, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था सलीमुल्ला ने दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़े नेता थे उस टाइम पे। उसके बाद देखेंगे इसके बावजूद भी दोस्तों अनेक मुस्लिम नेताओं ने दोस्तों आंदोलन में भाग लिया, जैसे सैयद रजा, लियाकत अली, अब्दुल रसूद। ठीक है, तो बहुत सारे मुस्लिमों ने सपोर्ट भी किया। किसान विशेषकर दोस्तों निचले तबके के जो थे किसान, उन्होंने सीमित भागीदारी आप देख सकते हैं दिखाई। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान तक ये नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल से दोस्तों कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर जो है भागीदारी उसकी वजह से कम रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं इससे सांप्रदायिकता का विकास हुआ। ठीक है, तो एक ये रहा है। उसके बाद इनका मूल्यांकन क्या रहा है दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में योगदान रहा है इनका। एक तो स्वदेशी और स्वदेशी आंदोलन का विकास हुआ। ठीक है, तो स्वदेशी चीज़ों का बढ़ावा मिला। ठीक है, राजनीतिक आंदोलन, ये केवल स्वदेशी आंदोलन न सिर्फ राजनीतिक आंदोलन था, बल्कि ये आर्थिक था, ये असामाजिक था, धार्मिक था, आंदोलन भी था। ठीक है, ये बहुमुखी प्रकार का एक आंदोलन रहा है, केवल ये एक ऐसा नहीं था कि केवल ये राजनीतिक आंदोलन था। अब देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन ने दोस्तों राष्ट्रवाद का विचारधारा को वैचारिक आधार पर विस्तार किया और लोकप्रिय बना दिया इसको, जो राष्ट्रवाद की धारणा थी। आप देखेंगे आंदोलन में सामाजिक आधार बहुत बढ़ गया। राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की दोस्तों लोकप्रियता बढ़ गई। आंदोलन को दोस्तों नई दिशा मिल गई, नई कार्यक्रम मिल गए, जैसे बहिष्कार, रचनात्मक कार्यक्रम, असहयोग, जेल भरो आंदोलन, हड़ताल, नई पद्धतियां मिल गई आंदोलन में। ठीक है, तो नई विशेषताएं आ गई आंदोलन की। विपिन चंद्र पॉल देख सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा है इनका। तो स्वदेशी पर दोस्तों बल देने से क्या हुआ, भारत में स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे मान लो कपड़ा मिल, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योगों का विकास, जूट उद्योग, माचिस उद्योग आदि का स्थापना हुई। प्रफुल्ल चंद्र राय ने दोस्तों बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक यानी कल का इसमें विकास, वो कल क्या बोलते हैं, कलकत्ता केमिकल्स नाम की जो है एक कंपनी बनाई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान दोस्तों उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, मुकुंद दास, इन्होंने दोस्तों मजमूदा आप देख सकते हैं साहित्यकारों ने बंगाल साहित्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इस टाइम पे आप देखेंगे यानी कि बंगला जो साहित्य है उसका बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, विकास द्वारा शांति निकेतन की स्थापना, अमार सोनार बंगाल दोस्तों नामक गीत लिखा, जो कि आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, तो इस पर हमने बात किया। ठीक है, रंजना मिश्रा मजूमदार दोस्तों दक्षिण में आप देख सकते हैं, इन्होंने भी जो है, इन्होंने कई बार दक्षिणा रंजन ने आप देख सकते हैं ठाकुर मार झूली यानी कि दादी माँ की कथाएं लिखी दोस्तों, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई 1906 में, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है दोस्तों, जिसका उद्देश्य भारत में तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रोत्साहन करना था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तकनीकी क्षेत्र में दोस्तों बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। ठीक है, तकनीकी क्षेत्र में विकास की बात करें तो दोस्तों बंगाल, ये देख लीजिए बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की प्रेरणा लेकर दोस्तों कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद अरविंदो घोष के प्राचार्य रहे। ठीक है, जगजीत चंद्र बसु की देख बात करें, वो उसकी दोस्तों इन्होंने पादप उद्दीपन का सिद्धांत दिया दोस्तों, पौधों में भी जीवन होता है, ये वाली बात इस टाइम पे दी। कलकत्ता यहाँ पे देखेंगे कला और चित्रकला के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। अरविंद
टैगोर ने दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अजंता मुगल राजपूत पेंटिंग से प्रेरणा लेकर आप देखेंगे आधुनिक पेंटिंग का विकास किया, जिसको आप स्वदेशी पेंटिंग भी कहते हैं। 1906 में देखेंगे इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट की स्थापना होती है। नंदलाल बोस ने दोस्तों देखेंगे कलकत्ता में कला के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाया और इस संस्थान को पहली बार दोस्तों छात्रवृत्ति प्राप्त किया था इन्होंने पहली बार इस संस्था से। ठीक है। अरविंद अविंद्रनाथ ठाकुर ने दोस्तों आप देख सकते हैं भारत माता की पेंटिंग बनाई। ठीक है, भारत माता की पेंटिंग बनाई थी इन्होंने। ठीक है जी। इसकी लिमिटेशंस क्या रही हैं, बात ये आती है कि इनकी लिमिटेशंस क्या रही दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आंदोलन के तरीके व प्रसार को लेकर दोस्तों उग्रवादी और उदारवादियों में क्या हो जाता है, मतभेद बढ़ जाता है और सूरत विभाजन इसमें हो जाता है, जिससे आंदोलन कमजोर हो जाता है। ठीक है। अब धार्मिक जो प्रतीक थे उनका जो यूज किया गया वो भी कहीं ना कहीं गलत था, उससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और 1906 में जाके दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहीं ना कहीं मुस्लिमों के बीच डर बैठ गया दोस्तों। निष्कर्ष क्या रहा दोस्तों, इससे भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत होती है, राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और नई पद्धति मिल जाती है। इस प्रकार से हमने दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को और देखा यहाँ पर हमने। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।